नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 113 है। दोस्तों, अगर आपने 30 में से 20 सवाल भी सही कर दिए तो आपका जो GRF है वो अपना पक्का समझो। ये कुछ हार्ड क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इतिहास के PDF नोट्स प्रैक्टिस सेट की PDF लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8755475312 पर, ठीक है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट GRF पार। आप हमारा बैटरा देख सकते हैं, PhD इतिहास, एक बार GRF और 4 बार नेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में ज्वाइन का बटन है उसको दबाएं और 59 रुपये की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। आपको 59 रुपये के बदले 10 PDF जो है प्रैक्टिस सेट की दी जाएंगी। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको हर एक सवाल में दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड बाद हम आपको उत्तर जो है वो बताएंगे। पहला सवाल है, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इंग्लैंड, स्पेन, इटली या जर्मनी। आपका समय शुरू, 5 सेकंड। तो फ्रेंड्स, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, जिस क्वेश्चन की हमें व्याख्या लगेगी कि हाँ ये बतानी सही है तो हम उसकी व्याख्या जरूर बताएंगे। तो फेबियनवाद शुद्ध रूप से अंग्रेजी विचारधारा थी जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। यह आंदोलन 4 जनवरी 1884 को फेबियन सोसाइटी की स्थापना से आरंभ हुआ। इसके संस्थापकों में जॉर्ज बर्नार्ड, GDH कोल, सिडनी ओलिवर, ग्राहम बालास एवं एनी बेसेंट इत्यादि थे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या 1892 या 1909 या 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। द्वैध शासन व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित की गई थी या लागू की गई थी। 1919 के एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की नई पद्धति शुरू की गई और इस पद्धति को दोस्तों 1935 में समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल, भारत की प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी? पहला ऑप्शन सन 1901 के सुधार अधिनियम ने, दूसरा ऑप्शन सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, तीसरा ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में या चौथा ऑप्शन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारत की प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद जो डाली गई थी वो सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा डाली गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1861 के अधिनियम के साथ भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यद्यपि रुक रुक कर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रारंभ की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार 1862 के अधिनियम से भारत में भली भांति तथा वास्तविक रूप से प्रतिनिधात्मक शासन की नींव पड़ी थी। चौथा सवाल है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन क्रिप्स मिशन के आने के बाद, दूसरा ऑप्शन क्रिप्स मिशन के जाने के बाद, तीसरा ऑप्शन
माउंटबेटन की योजना को पेश करने के बाद, या चौथा ऑप्शन कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। केंद्र में अंतिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन के आने के बाद 1946 में बनाई गई थी। इसकी पहली जो अध्यक्षता हुई थी दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। क्रिप्स मिशन 1942 में आया तथा विफल हो गया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 से मई 1946 तक रहा। माउंटबेटन योजना जून 1947 में पेश की गई थी। पांचवा सवाल है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1925, 1926, 27 या 1928। तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो सन 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सन 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में इन चारों में से जो भाग लिया था वो मदन मोहन मालवीय ने लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 86 प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों में सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, BY चिंतामणि, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति थे। मनमोहन मालवीय ने भी भाग लिया। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस तरफ से भाग लिया था। सातवां सवाल, किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? पहला ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी या चौथा ऑप्शन विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स, इसका राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए यह कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। आठवां सवाल है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना, दूसरा ऑप्शन भारत का विभाजन करना, तीसरा ऑप्शन सत्ता हस्तांतरण के दौरान गवर्नर जनरल की सहायता करना, या चौथा ऑप्शन भारतीयों को सत्ता सौंपना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था वो था संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का आयोग 23 मार्च 1946 को 2 उद्देश्यों से भारत पधारा। भारतीय संविधान के यानी कि मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का आयोग 23 मार्च 1946 को 2 उद्देश्यों से भारत पधारा। भारतीय संविधान के आधार पर समझौते को तैयार करना व सत्ता हस्तांतरण हेतु एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना था। 9वां सवाल, यह कथन किसका है? मैं एक ऐसा भारतीय टान टान हूं
जिसका कार्य सभी सोते हुए को जगाना है ताकि वे जागृत होकर अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें। 4 ऑप्शन है एनी बेसेंट, ए ह्यूम, सी एफ एंड्रयूज या बी जी तिलक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनी बेसेंट ने ये युक्ति बोली थी। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन किया गया था? खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में, तो उस दौरान स्वदेशी आंदोलन यानी कि भारत की ही वस्तुएं अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार जो वो आंदोलन चलाया गया था। 11वां सवाल, निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन साइमन कमीशन 1927, दूसरा नमक सत्याग्रह 1930, तीसरा गांधी इरविन समझौता 1931 और चौथा वेवेल प्लान 1944। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप सभी सवालों का अलग अलग आंसर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा जो है वेवेल प्लान 1945 में घोषणा इसकी हुई थी। 12वां सवाल है, गांव स्थानीयता, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे, यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था गांव स्थानीयता, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे। 13वां सवाल है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर करता कौन थे? यानी कि हस्ताक्षर उन्होंने किस किसके किए थे इस पर? गांधी जिन्ना, गांधी एस सी बोस, गांधी अम्बेडकर या गांधी नेहरू। तो फ्रेंड्स पूना समझौता 1932 में हुआ था, ठीक है, सितंबर 1932 में, और उन पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के हुए थे। इसकी व्याख्या देखिए जरूरी है। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास तथा राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। यह 1932 में हुआ था। 14वां सवाल, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? बम्बई, यानी कि मुंबई का नाम पहले बम्बई था, कालीकट जहाँ पर वास्को डी गामा आया था, बज बज या कलकत्ता। दोस्तों कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम है, ठीक है, जो 1914 में कनाडा के लिए गया था, परंतु कनाडा की सरकार ने वो वापस कर दिया और वह कलकत्ता, इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता, ठीक है। ये कलकत्ता पर उतरा, वहाँ पर गदरकारियों और जो कामागाटा मारू के सदस्य थे उनको गदरकारियों बोला गया और अंग्रेजी सेना की भिड़ंत हुई जहाँ पर कम से कम लगभग 300 जो गदरकारी थे जो उस जहाज़ पर बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कामागाटा मारू जहाज़ पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता में हुई थी। चूंकि 1914 ईस्वी में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने
कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया, इसलिए यह जहाज वापस कलकत्ता आ गया, जहां यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हो गया। 15वां सवाल, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1951? तो फ्रेंड्स, भारत के योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। 1 अप्रैल 1950 को योजना आयोग, जिसका अब जो नाम है नीति आयोग कर दिया गया है, की व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। पंद्रहवां सवाल देखते हैं। कथन और कारण को मिलाना है। कथन में कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। कारण, इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। दोस्तों, जब कथन हम पढ़ें और उसके बाद में कारण पढ़ें तो उसके बीच में क्योंकि लगाना जरूरी है, क्योंकि तभी ये सवाल बनता है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारतीय उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया क्योंकि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया था। दोस्तों, इसके आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों, ये जो पहला भी गलत है और दूसरा भी ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्यों गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 स्टील प्लांटों का निर्माण इसी समय में किया गया। इनका जो नाम है राउरकेला, भिलाई और जो एक और है बोकारो। आधारभूत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा इस मद हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया था। 16वां सवाल है, आपको सही क्रम लगाना है। ठीक है, जैसे कन्नौज की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते चलते करते हैं सवाल को। पहला जो ऑप्शन है वो है कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, 1539-40 के करीब। खानवा की लड़ाई 1527। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको सही पता होगी 1761 और पानीपत की पहली लड़ाई 1526। ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद में खानवा की लड़ाई, उसके बाद में कन्नौज की लड़ाई, उसके बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर उसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 में, कन्नौज की लड़ाई 17 मार्च 1940, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में। 17वां सवाल, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? जो पहली संस्था है वो है बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा कलकत्ता मदरसा और चौथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1786 करीब, ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। मदरसा कॉलेज 1781, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ठीक है। तो हम जब क्रम देखते हैं तो इसका क्रम जो हो गया वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्रम हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा 1781, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 86, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी। 18वां सवाल है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन गोदान, आनंद मठ, गीतांजलि, नील दर्पण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आया इसमें वो आया नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण आप सभी को पता होगी 1897 क्रांति के तुरंत बाद जो आया था वो नील दर्पण आया था, ठीक है। और उसके बाद में आनंद मठ 1905 के करीब जब बंगाल विभाजन हुआ था तो आनंद मठ का जो शीर्षक था उसमें जो लागू किया गया है। और उसके बाद में गीतांजलि 1913 के लगभग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और सबसे लास्ट में गोदान मैथिली प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर एवं गोदान मुंशी प्रेमचंद। ध्यातव्य है कि नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाया है, जबकि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। 19वां सवाल है, निम्नलिखित कृषकीय आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है इसका सबसे पहले है पावना विद्रोह, ठीक है। उसके बाद में चंपारण 1917, उसके बाद में मोपला 1921 और एका आंदोलन 21-22। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हम लेके आए हैं, ठीक है, कौन कौन सी ये सन में। तो कृषकीय आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है। पावना आंदोलन 1873 से 76 के बीच में चला। इनका जो नेतृत्व किया था ईश्वर चंद्र राय ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा, मोपला विद्रोह 1920 में अली मुसलियार द्वारा एवं एका आंदोलन 1921-22 में मदारी पासी द्वारा किया गया था। 20वां सवाल, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 काबूर, इमैनुअल, गैरिबाल्डी या मैजिनी। तो फ्रेंड्स इटली का जो एकीकरण किया गया था, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन जो किया गया था वो किया गया था मैजिनी के द्वारा, ठीक है। मैजिनी
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 21वां सवाल है, कथन कहता है भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। दूसरा, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। आप इनके ऑप्शन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सभी जो थे वो स्थानीय जमींदार थे, सभी स्थानीय कृषक थे। दूसरा ऑप्शन, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी, ये गलत है। पहला ठीक है और दूसरा ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में व्यापक भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण प्रभावी था और भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय एक दूसरे से निर्लिप्त थे, परंतु भारतीय कृषक समाज की संरचना कभी जटिल नहीं थी। कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता एवं उसकी निजी जरूरतों अन्य वर्गों द्वारा पूरी की जाती थी। 22वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में रूसो, मार्क ब्लाक, एफ एंजेल्स, एम श्रीनिवास। सेकंड में समाजवाद, जनरल बिल, संस्कृतिकरण, सामंत शाही। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जो रूसो हैं उन्होंने जो है उनकी जो ग्रंथ है वो है जनरल बिल, ठीक है, सामान्य इच्छा, जनरल बिल। और मार्क ब्लाक की जो है वो है सामंत शाही। एफ एंजेल्स इनकी जो कृति है या इनके जो क्षेत्र है वो है समाजवाद। और श्री एम एन श्रीनिवास जो है वो है संस्कृतिकरण के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही आंसर है। 23वां सवाल, निम्नलिखित सूफी कृतों में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी? पहला ऑप्शन अबरिफ उल मारिफ, दूसरा ऑप्शन कसब उल महफूज, तीसरा ऑप्शन रिसाला ए कुसैया, चौथा ऑप्शन किताब उल लुमा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कसब उल महफूज जो थी वो 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी। 24वां सवाल, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल हल्का सवाल है दोस्तों, कई बार जानना चुका है सवाल। निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन, अमीर खुर्द या अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने ये कहा था। इसकी व्याख्या भी हमने लेके आए हैं। अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस जमी अस्त उ हमी अस्त उ हमी अस्त, यानी कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। बाद में जहांगीर ने कश्मीर के एक बाग में ये पंक्तियां खुदवाई थीं। 25वां सवाल, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? कादरी, सत्तारी, चिश्तिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चिश्तिया सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। चिश्तिया सिलसिला ने योग को अपनाया। योगी निजामुद्दीन औलिया को योग में दक्षता के कारण ही सिद्ध मानते थे। चिश्ती सिलसिले ने समा संगीत को भी अपनाया। चिश्ती संत राज्य की भेंट को स्वीकार नहीं करते थे। भारत में
इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 26वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने के से हुई थी? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या अब्बास खां शेरवानी? तो फ्रेंड्स, यह जो कहा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी, यह कहा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने 2 भागों में हुमायूंनामा की रचना की। इसके प्रथम भाग में बाबर तथा दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। गुलबदन बेगम बाबर को विष दिए जाने का उल्लेख करती है। अबुल फजल के अनुसार बाबर ने अपनी उम्र हुमायूं को दे दी थी। 27वां सवाल, दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजा सुधारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? मुर्शिद कुली खान, शहनवाज खां, मलिक अंबर या असद खां? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां की सहायता से औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को मुर्शिद कुली खां की सहायता से क्रियान्वित किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां के काल में औरंगजेब ने ही अपनी द्वितीय सूबेदारी के समय मुर्शिद कुली खां की सहायता से टोडरमल के राजस्व सुधारों को क्रियान्वित किया। मुर्शिद कुली खां को ही दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। 28वां सवाल, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दूसरा ऑप्शन, उन्हें मसरत तथा सशर्त पद प्रदान की जा सकती थी। तीसरा ऑप्शन, सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकती थी। ऑप्शन नंबर डी, सभी सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को मनसब या पद प्रदान किया जाते थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकते थे। इसकी व्याख्या भी जो है हम लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों सवार जात ये जो पद होते हैं इनको समझना जरूरी होता है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। इनमें 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा तथा 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए उम्दा कहलाते थे। सवार पद किसी भी स्थिति में जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। 29वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारियों के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? पहला ऑप्शन, मिर्जा कामराल। दूसरा ऑप्शन, मेहंदी ख्वाजा। तीसरा ऑप्शन, मिर्जा अस्करी या चौथा ऑप्शन, मिर्जा हिंदाल? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेहंदी ख्वाजा। इसकी व्याख्या, बाबर की मृत्यु के उपरांत उसके प्रधानमंत्री मीर खलीफा ने मेहंदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाने का प्रयत्न किया, परंतु शीघ्र ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। और हमारा लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोहियों के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दाराब औरंगजेब, दाराब मुराद एवं शाहशुजा एवं औरंगजेब? तो फ्रेंड्स, अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में, जो खुर्रम जो है वो शाहजहां था, जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप जो भेजे गए थे वो दारा एवं औरंगजेब को भेजा गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
खुर्रम को अपने 2 पुत्रों दारा तथा औरंगजेब को जहांगीर के दरबार में भेजना पड़ा था। खुर्रम इस बात से भयभीत था कि संभवतः नूरजहां अपने दामाद शहरयार से शासन पर अधिकार को पुष्ट करेगी, अतः वह गांधार आक्रमण के लिए जाने से कतराता रहा। शहजादा परवेज तथा महावत खां के हाथों में पराजित हुआ तथा मुमताज महल तथा मुराद के साथ नासिक चला गया। दारा शिको तथा औरंगजेब बंधक के रूप में दरबार में भेज दिए गए। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ईमानदारी से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके 20 से सही गए हैं तो कमेंट करना, और नहीं गए तब भी कमेंट करना। आपको कितने क्वेश्चन सही गए तब भी आप कमेंट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको ऐसी ही PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 59 रुपये में 10 PDF आपको दी जाएंगी। और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करके बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।